हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल आप सबका? सब बढ़िया, सब मस्त, बिंदास, झक्कास। यार चलो, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये केमिकल काइनेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से मोस्ट प्रोबेबली किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको केवल 5 क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से दिखेंगे और बाकी 5 क्वेश्चंस आपको इधर उधर के टॉपिक से लिखेंगे। तो आप समझ सकते हो यार इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यार इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ कान में हेडफोन डाल लो, एकदम शांति एकांत में बैठ जाओ और इस वीडियो को अब हम लोग एंजॉय करें। और यदि जो बच्चे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, जो लेक्चर नहीं देखे, तो यार जाके देख सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि मैंने लास्ट 2 क्लास में डिस्कस किया था और साथ ही साथ उस पर बेस्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी किए थे। तो चलो यार, आज की लेक्चर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट किया जाता है। हेडिंग डालो यार आप लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले तो यार हम लोग कोई एक रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं। मान लो यार हमारे पास कोई एक रिएक्शन है ए से बी, क्लियर? ए से बी एक रिएक्शन हमारे पास है। यदि मैं यार t = 0 की बात करूं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन समथिंग रहा होगा, जिसको मैंने C0 मान लिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है t = 0। एट टाइम t = t की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? C0 - x। b का कॉन्सेंट्रेशन x हो जाएगा, इससे हमें मतलब नहीं है। और C0 - x को मैं क्या कह दूंगा? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, दैट इज इसी को मैं कह देता हूं Ct। यहां तक तो यार क्लियर है ना? चलो यार, इसमें तो कुछ नया किया ही नहीं अब तक। अब यदि मैं रेट का एक्सप्रेशन लिखूं, रेट का एक्सप्रेशन, तो क्या हो जाएगा यार? रेट हो जाएगा माइनस ऑफ dA/, कोफिशिएंट 1 माना है तो माइनस dA/dt, एंड दिस इक्वल टू, अब रेट लॉ एक्सप्रेशन के टर्म में बताओ यार, रेट लॉ एक्सप्रेशन के टर्म में रेट को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? K × A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और पावर में क्या आ जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन यही जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर रहा था तो A के पावर में क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पे 1 आएगा। तो ये 1 को लिखो ना लिखो यार, बात बराबर है। तो माइनस dA/dt इक्वल टू K × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आया। यहां तक तो यार क्लियर है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है ना, वो एट एनी टाइम t है, मतलब मैं बोल सकता हूं ये कॉन्सेंट्रेशन जो ले रहे हैं ना, वो Ct है एक्चुअली। ठीक, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, किसी भी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन है। किसी भी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो Ct है ये एक्चुअली में। और ये dA/dt, ये भी A क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत करना, ये ऑलरेडी बता चुके यार तुम लोगों को। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आगे K, T एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच रिलेशन डिराइव करना है, जैसा कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था। तो यार बिल्कुल यहाँ पे भी वही कर रहा है, बस आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज पड़ेगा यार, थोड़ा मैथ्स आना चाहिए, बेसिक्स मैथ्स। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। पहले यार तुम लोग खुद से कोशिश करना, ठीक है ना? पहले खुद से कोशिश करना, देखना तुम लोग से हो सकता है या नहीं ये रिलेशन डिराइव बिटवीन K, T एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच। ठीक, नहीं होता है तो फिर यार आप लोग वीडियो स्टार्ट करके देखना। तो देखो यार, माइनस dA/dt इक्वल टू आया K × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। यहां से आप इसको माइनस dA/, ये भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ही है यार। एक काम करता हूं, मैं हर जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखता हूं, तुम लोग यार कंफ्यूज ना हो। तो माइनस dA, अच्छा ऐसा क्यों किया यार? यहां पे इस चीज को समझना, K × dt। यहां पे मैंने ऐसा क्यों किया? A को मैंने इधर क्यों ले गया, dt को इधर क्यों ले गया? तो यार हमें क्या करना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ D लगा हुआ है ना, हमको इस D से मुक्ति चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो मुक्ति आज़ादी के लिए D हटाना पड़ेगा, मतलब हमें इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट कब करते हैं? जब इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, जो भी वेरिएबल वाला A का जो भी टर्म है उसको एक साइड करना पड़ेगा। तो A के टर्म में जहां जहां आपको इक्वेशन में दिख रहा है उसको आपको एक साइड करना पड़ेगा। तो A के टर्म में यहाँ और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यहाँ था, 2 जगह था, तो मैंने A को एक साइड कर दिया और इधर बच गया K × dt। अब हमें D से आज़ादी चाहिए तो क्या करना होगा यार? दोनों साइड इंटीग्रेशन। अब dA/A का इंटीग्रेशन क्या होगा यार, ये तुम लोग बता दो मुझे। यदि मान लो यार ये A क्या है, ये तो हम इंटीग्रेशन में पढ़े ही नहीं है, कोई बात नहीं यार, इसको ऐसा समझो x है, ये dx है और ये x है, और इसका इंटीग्रेशन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। क्या ये इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो बेसिक्स मैथमेटिक्स में? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो यार जीतू सर JIDTTU जाओ, वहां देखो यार बेसिक्स मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन पार्ट समझ में आ जाएगा हर एक चीज। ठीक, जिनको नहीं पता यार देख लो, dx/x का इंटीग्रेशन ln x होता है।
ठीक, ln x। अब ये सब चीज़ यार याद होनी चाहिए, फिजिक्स में यार बहुत बार यूज होता है। और यार जिन बच्चों को यार ये स्टेप कर लेंगे ना तो उम्मीद है उसके बाद का स्टेप हो गया होगा। तो बस यहाँ पे माइनस ये वाला पार्ट हो गया ln इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये चीज समझ में आया? जैसे dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x आ रहा है तो ln x, x के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो इसका लिमिट भी डालना पड़ेगा। लिमिट क्या डालूंगा, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C नॉट। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, CT। CT को मैं C नॉट माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, बट मैं C नॉट और CT ही लिखता हूँ सिंपल रखने के लिए, अभी x को नहीं लाता बीच में। ठीक, तो यहाँ पे C नॉट आ जाएगा, यहाँ पे CT आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, k इंटू dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक। k तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट 0 से t, तो ये kt ओनली बचेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलो अब उसके बाद क्या करना है यार, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही करना है। इतना तो आता होगा ना, नहीं आता? चलो यार मैं कर देता हूँ यार, देखो ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह पे अपर लिमिट पुट करो CT, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करो C नॉट, दिस इक्वल टू माइनस KT। क्लियर? अब एक काम करो, इस माइनस को यार इधर ही रहने दो। चलो अब देखते चले यार तुम लोग, इस माइनस को यदि मैं अंदर ले जाऊंगा तो क्या मिलेगा हमें, ln C नॉट माइनस ln CT, दिस इक्वल टू क्या मिल जाए, KT। यहां से इसको मैं क्या, ln C नॉट बाय ln, अब देखिए ये सब बेसिक्स रूल है। ln यदि मान लो ln A माइनस ln B है तो इसको मैं ln A बाय B लिख सकता हूं। यदि माइनस में है तो ln B बाय A लिख सकता हूं ना। अच्छा नहीं, ln A बाय B, ln A माइनस ln B है तो ln A बाय B। लॉ का यार बेसिक्स मतलब रूल्स में आता है ये सब, तो लॉगरिथम तुम लोग पढ़े ही हो बेसिक्स में। ln C नॉट अपॉन CT, यहाँ पे क्या आया, k इंटू टी। बस मैथमेटिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री खत्म हो गया। केमिस्ट्री बस यही वाला स्टेप था, ये बस यही स्टेप्स केमिस्ट्री है, इसके बाद कुछ भी केमिस्ट्री नहीं है। बस यहाँ पे फिर लिमिट पुट करने के लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री लगेगा। हम लोग ए को इंटीग्रेट किया तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक तो देखेंगे, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल C नॉट, फाइनल CT कॉन्सेंट्रेशन, और उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं है। अब देख लो यार, यहाँ से ln, अच्छा मैं ln को लॉग के टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ln को लॉग के टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं तुम लोगों को बताया गया है 11th क्लास में यार, बहुत बार बताया गया है। तो तुम लोग को उम्मीद है कि यार याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ln को मैं 2.303 लॉग लिख सकता हूँ। यदि कभी भी ln हो और उसको log बेस 10 में कन्वर्ट करो, ln का मतलब बेस e है, और जब log लिख दिया जाए इसका मतलब बेस 10 है। तो जब भी ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो याद रखना यार, ln को 2.303 लॉग लिख दो यार, पता होना चाहिए इतना। अब यदि मैं ln को 2.303 log C नॉट बाय CT लिखूं तो यहां से क्या आ जाएगा, KT। तो K इक्वल टू क्या, यहां से सही है ना यार, हाँ सही है। K इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, यहां से 2.303 बाय में T, और इधर log C नॉट अपॉन CT। दिख रहा है ना तुम लोग को यार, ये हो गया K का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ T एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आया बताओ, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आ रहा है? कैसे बताओ यार, तुम लोग बोल ही नहीं सकते। चलो यार देखो यार, इधर मैं ही बता देता हूँ यार, फिर से एक बार समझा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ में आया। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचना कि फार्मूला याद कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ऐसा सोच रहे थे, ऐसा नहीं। पहले ही बताया ना कि यार हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन और डिराइव एक्सप्रेशन फॉर K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K के लिए एक्सप्रेशन को डिराइव करें। कैसे डिराइव करोगे, यही स्टेप्स, इसी तरह से आपको यार डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यार एक बार जरूर आप लोग खुद से भी वीडियो पहले देख लेना जिनसे नहीं डिराइव हुआ था, और फिर से वीडियो पॉज करके फिर से खुद से ट्राई करना, खुद से ये रिलेशन को डिराइव करने का ट्राई करना, तब जाकर समझना कि हाँ मेरे से डिराइव हो गया, हाँ हमको तो समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद यार कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप हो जाता है। चलो यार, जिनको नहीं समझ में आया देख लो यार, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। ए से बी को रिएक्शन मान लिया मैंने, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट माइनस एक्स, जिसको मैंने CT मान लिया। रेट का एक्सप्रेशन यदि मैं लिखूं तो माइनस DA/dt लिखूंगा। यदि मान लो 2A गिव्स B रहता तो यहाँ पे 1/2 DA/dt आ जाता, लेकिन मैंने कोफिशिएंट 1 मान के किया, तो माइनस DA/dt। और इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन के टर्म में क्या आता है, K ऑफ रिएक्शन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और पावर में 1। क्यों, हम लोग किस तरह का रिएक्शन माने हुए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माने हुए, इसलिए यहाँ A⁻1 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस DA/dt इक्वल टू KA हो गया। इसी चीज को अब हमको क्या चाहिए था यार, यहाँ से
रिलेशन, मतलब कि ये जो डी ए डी टी जो दिख रहे हैं ना, इसमें डी डी ये सबको हमको हटाना है, इससे मुक्ति चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो इसके लिए क्या किया, इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। तो यहाँ पे डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या होगा यार, अब तो डी ए बाई एक्स ऐसा समझ लो इसको, डी एक्स है और ये एक्स है, तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स होता है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन एल एन एक्स का है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन जब इंटीग्रेशन हुआ, इसका वैल्यू आया एल एन ए, हमें लिमिट भी पुट करना पड़ेगा, लिमिट सी नॉट से सी टी पुट कर दिया, दिस इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा ये माइनस साइन को मैंने इधर ले चला गया, के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 से टी है तो ये टी ही रहेगा। आगे अब ये यार डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है 0 से टी, ये सब यार कर लेना, जीरो ऑर्डर में भी ऑलरेडी बताए हैं यार। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने पुट करके बताया, टाइम के साथ मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके नहीं बताया, मैं डायरेक्ट लिख दिया। क्यों, डी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा और टी का लिमिट आएगा 0 से टी, तो वो तो के टी ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे एल एन एक जगह पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन सी टी माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एल एन सी नॉट। अब यहाँ पे मैंने के टी को, अच्छा माइनस को इधर ही रहने दिया, इसको मैं माइनस को यदि अंदर ले जाऊंगा तो एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी बचेगा, दिस इक्वल टू के टी हो जाएगा। और एल एन का प्रॉपर्टी होता है एल एन ए माइनस एल एन बी, तो एल एन ए बाई बी, तो एल एन सी नॉट बाई में सी टी, दिस इक्वल टू के टी हो गया। यहाँ से एल एन को यदि मैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो याद रखना है यार, एल एन को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी, दिस इक्वल टू के टी। यहाँ से के इक्वल टू क्या आ गया, 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। सी टी को मैं चाहूँ तो सी नॉट माइनस एक्स भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। याद रखना सी टी क्या, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी है, ठीक है, याद रखना सी टी क्या, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, दैट इज सी नॉट माइनस एक्स है। क्लियर, तो इस तरह से रिलेशन मतलब के का रिलेशन जो था एक्सप्रेशन वो हमने डेराइव कर लिया। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देखेंगे, तो आप लोग नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ, ठीक, वो वाला फॉर्मूला मैं नहीं मिटाता, बाकी हर एक चीज मिटा देता हूँ मैं। तो देखो यार वो जो रिलेशन है उसको मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 2.303 बाय में टी लॉग ये आया सी नॉट बाय में सी टी। सी टी को मैं यहाँ से और एक चीज़ क्या लिख सकता हूँ, 2.303 बाय में टी लॉग सी नॉट अपॉन सी नॉट माइनस एक्स। सी टी को मैं सी नॉट माइनस एक्स लिख सकता हूँ, इसमें तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, के इक्वल टू 2.303 लॉग को मैं एल एन लिख दूँ बाय में टी, और यहाँ सी ऐसा एल एन सी नॉट बाय सी टी कर देता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ 1 बाय टी है। ये रिलेशन भी लिख सकता हूँ ना, बताया था ना, ये मिटा दिया ना, ये चीज़ याद रखना है। एल एन को 2.303 लॉग लिख सकता हूँ, और इसका उल्टा 2.303 लॉग दिख रहा है तो उसको मैं एल एन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो यार 2.303 लॉग को मैं एल एन लिख दिया सी नॉट बाय सी टी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और रिलेशन हम डिराइव करेंगे, सी टी का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी जो है ना उसका एक रिलेशन डिराइव करेंगे। देखो क्या आएगा यार, थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ नहीं बस मैथ्स है, बेसिक्स मैथ्स है, कोई हार्ड मैथ्स नहीं लगने वाला, बहुत ही सिंपल मैथ्स लगने वाला। टी को इधर ले जाओ, क्या आया के टी, दिस इक्वल टू क्या बना, एल एन सी नॉट अपॉन सी टी। अब यहां से देखो तो के टी इक्वल टू एल एन सी नॉट अपॉन सी टी है ना, एल एन का मतलब क्या है, लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई है। तो यार एक और रूल देख लो यार, लॉग का देखो यार, केवल मैथमेटिक्स लग रहा है, इसमें केमिस्ट्री लग ही नहीं रहा है, बस अभी हम लोग समझ लो यार मैथ्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो यार रूल क्या होता है लॉग का, देख लो, मान लो लॉग ए एक्स ऐसा वाई है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ए टू दी पावर वाई, वाई जो है वो ए के पावर में चला जाता है एक्स इक्वल टू, ये रूल होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सी नॉट बाई सी टी का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, तुम ही लोग बता दो। सी नॉट है तो ई का पावर में क्या चला जाएगा, के टी चला जाएगा। तो सी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हूँ, लिख सकता हूँ सी टी को इधर भेजो, ई का पावर के टी को नीचे भेजो, कोई दिक्कत नहीं। तो सी टी इक्वल टू क्या हो गया, सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई का पावर माइनस के टी, ये चीज समझ में आया। सी टी इक्वल टू सी नॉट ई का पावर माइनस के टी। सी क्या, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, सी नॉट ई का पावर माइनस। बहुत बार यार आप लोगों को किसी बुक में सी को ए से रिप्रेजेंट करता है, तो ए टी इक्वल टू ए नॉट ई का पावर माइनस के टी भी लिखा हुआ मिल सकता है। मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को सी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किसी बुक में आपको कॉन्सेंट्रेशन को ए से रिप्रेजेंट कर सकता है, ए टी ए नॉट से, कोई बात नहीं यार, मान लेने यार जिसको जो मानने का मन हो। मैं कॉन्सेंट्रेशन को सी माना हूँ फिलहाल,
चलो, तो ये रिलेशन भी आपको यार याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यार जो भी मोस्टली सवाल बनता है ना वो इसी पे बनता है, इसी फार्मूला पे। तो ये फार्मूला तो याद रखना ही रखना है, ये भी फार्मूला याद रखना है। और आपसे एक और रिलेशन डिराइव करने को बोला जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, तुम लोग को यार याद है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद करवाए थे, बोले थे यार डिराइव कैसे करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, x बराबर क्या आता था, KT, याद है ये चीज। और x बराबर KT और x बाय C नॉट को हम लोग क्या कहते थे, x था नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन, C नॉट था टोटल मोल्स, तो x बाय C नॉट ही क्या होता था हमारा, अल्फा होता था, याद है। और अल्फा इसी को मैं x को क्या से रिप्रेजेंट, KT अपॉन C नॉट, यही होता था अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे भी आपको ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताया, ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए मत समझना, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। इसी तरह से मान लो मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करना, तो यार तुम लोग बताओ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बता सकते हो, कोशिश करो यार, पहले तुम लोग खुद से वीडियो को पॉज करके देखो यार तुम लोग से आ रहा है कि नहीं आ रहा अल्फा का वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यार यही रिलेशन से आएगा, कैसे आएगा समझना। CT को मैं क्या लिख सकता हूँ, C नॉट माइनस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकता हूँ ना। CT क्या था, C नॉट माइनस एक्स ही था। दिस इक्वल टू C नॉट इंटू ई का पावर माइनस में KT, क्लियर, हाँ हाँ। अच्छा, सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का है तो क्या व्हाट, अल्फा, और अल्फा क्या हो जाएगा, x अपॉन C नॉट, x बाय C नॉट को ही अल्फा कह देंगे, ये चीज क्लियर है ना, हाँ हाँ। टोटल मोल्स डिसोसिएशन कितना x और इनिशियल मोल कितना था, या टोटल मोल्स कितना था, C नॉट। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो देखो यार मैं थोड़ा सा इधर साइड में लिख दे रहा, A से B था, इनिशियल मोल C नॉट था, ये 0 था, ये C नॉट माइनस एक्स, ये x। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, x मोल डिसोसिएट किया कितने में से, C नॉट में से, C नॉट मोल में से x मोल डिसोसिएट किया, एक मोल में कितना डिसोसिएट करेगा, x बाय C नॉट के बराबर, और इसी को मैं क्या कह दूंगा, अल्फा कह दूंगा। तो यहाँ से देखा जाए तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर, x को इधर भेज दो, C नॉट माइनस इसको इधर ले आओ, C नॉट माइनस C नॉट इंटू ई का पावर माइनस KT। ये चीज़ पहले यार समझो कैसे लिखे, x इक्वल टू क्या हो गया, x को मैंने उधर ले आया और C नॉट को इधर ले आया, तो x इक्वल टू C नॉट माइनस C नॉट इंटू पावर माइनस KT बचेगा। और आगे क्या करना, x इक्वल टू C नॉट कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ई का पावर माइनस KT। अब बताओ यार अल्फा हमें निकालना है, अल्फा कहे तो व्हाट, x बाय C नॉट का रेशियो निकालना है, x बाय C नॉट का रेशियो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा, x अपॉन C नॉट, दिस इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT, यही हो गया अल्फा। और ये सवाल ऑलरेडी यार जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट रिलेशन, तो इसलिए यार ये एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चांस है कि जेईई मेन और नीट में पूछ दिया जाए। तो देख लो यार किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये रिलेशन डिराइव किया गया। अभी जितना भी बता रहे हैं बात आप लोगों वो सब यार केवल रटना नहीं है, समझना है किस तरह से कोई रिलेशन डिराइव किया जा रहा है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन आ गया, और कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t क्या होता है, C नॉट ई टू द पावर माइनस KT, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x बाय C 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT होता है। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, और तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो हाफ लाइफ है और एक लाइफ टाइम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो नेक्स्ट हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, इसको अब मैं मिटा देता हूँ। तो देखो यार नेक्स्ट हम लोग लाइफ टाइम की बात करेंगे। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम को क्या से डिनोट करते हैं, TLT। लाइफ टाइम क्या होता है याद है, लाइफ टाइम मतलब जीवन काल। जीवन काल किसका जीवन काल, रिएक्शन का। रिएक्शन का जीवन काल का मतलब क्या, रिएक्शन जब 100% कंप्लीट हो जाएगा वही होगा, मतलब कितना समय लग रहा है किसी रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट होने में। पूरी तरह से कंप्लीट कब होगा कोई रिएक्शन, जब रिएक्टेंट क्या बचेगा, जीरो, गोल क्या बचेगा, जीरो। तो जब रिएक्टेंट जीरो बचेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है उसे हम लोग लाइफ टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइफ टाइम कहेंगे, TLT कहेंगे। क्लियर, हाँ। तो चलो यार डेफिनेशन में नहीं लिखूंगा, क्यों, ऑलरेडी यार जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, देख लेना यार जो नहीं देखे। तो अब बात आती है यार
लाइफ टाइम को कैसे डिराइव किया जाए, कैसे फाइंड आउट डिटरमाइन किया जाए लाइफ टाइम का वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यार, C0 था, 0 था, ये C0 माइनस एक्स था, ये x था, यही है Ct। लाइफ टाइम कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ct, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, C0 माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, 0। क्या हो जाए, 0। तो अब बता यार, Ct का वैल्यू हमें 0 कर देना है, और Ct का वैल्यू जब 0, मतलब किस समय पे Ct का वैल्यू 0 का, ये तो हमें फाइंड करना है। तो अभी यार एक रिलेशन बताए थे, क्या रिलेशन था? Ct इक्वल टू याद है, C0 1 माइनस e का पावर माइनस kt, ये रिलेशन याद है? सॉरी, ये रिलेशन नहीं था। Ct इक्वल टू क्या था? C0 e का पावर माइनस kt। हमें Ct का वैल्यू 0 करना है। Ct का वैल्यू यदि 0 करना है तो टाइम क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से कैसे निकाला गया? Ct 0। अब ये वाला टर्म 0 कब होगा? कब होगा? C0 का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 0 हो सकता है। हाँ, इनिशियल C0 का वैल्यू 0 कर दे, इसका मतलब रिएक्शन तुमने स्टार्ट ही नहीं किया। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया तो फिर बात किस बात की यार? हाँ, बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब रिएक्शन होगा तब तो हम लोग लाइफ टाइम, हाफ टाइम और k का बात करेंगे। तो C0 0 ले ले, इसका मतलब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, तो इसलिए C0 को तो 0 नहीं रख सकता। तो फिर 0 कब होगा? जब ये वाला वैल्यू 0 हो जाए। अब ये वैल्यू 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, चलो यार देखते हैं। तो e का पावर माइनस kt को 0 के बराबर करना है। e का पावर 1 बाई, यही ना मतलब, माइनस kt को 1 बाई का पावर kt भी लिख सकता हूँ। अच्छा, e का वैल्यू तो यार फिक्स होता है 2.73, जो भी होता हो। k रेट कांस्टेंट है, वो तो 0 हो नहीं सकता किसी भी रिएक्शन के लिए। अब t, जरा सोचो t को क्या रखा जाए जिससे कि ये वाला वैल्यू 0 बन जाए। तो यदि ये वाला वैल्यू जो डिनोमिनेटर में जो टर्म दिख रहा है e का पावर kt, वो यदि इन्फिनिटी आ जाए तो 1 बाई e का पावर kt 0 हो जाएगा। अब e का पावर kt इन्फिनिटी कब होगा? जब टाइम क्या होगा, बताओ यार, बताओ क्या होगा? जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लाइफ टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है? मतलब ये कि यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं हो रहा। इन्फिनिटी का मतलब क्या? जिसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा है, लेकिन रिएक्शन एंड होने का नाम नहीं ले रहा। रिएक्शन 100% कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करके लिखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गेट्स कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। क्यों नहीं कंप्लीट हो सकता? देख लो यार, लाइफ टाइम का वैल्यू क्या आ रहा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब चलता जाओ, चलता जाओ, रिएक्शन कभी कंप्लीट। इसलिए जनरली हम लोग मान लेते हैं यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99.9% यदि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उसको हम लोग मान लेते हैं रिएक्शन कंप्लीटेड हो गया। 99.9% मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन यदि देखा जाए लिटरली तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो नोट करके यार मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गेट्स कंप्लीटेड। ठीक, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग बात करते थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के बीच में। तो ये तो हो गया लाइफ टाइम की बात। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करने वाले थे? हाफ लाइफ की बात। तो चलो यार हाफ लाइफ के लिए भी एक्सप्रेशन निकालते हैं। हाँ, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन मैं नहीं बताऊंगा यार, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग यार खुद से करना, ठीक है ना, इतना कुछ हम बताए ना। चलो अब तुम लोग जल्दी से बताओ यार, हाफ लाइफ क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? तो हाफ लाइफ को टी हाफ से डिनोट करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तुम लोग यार वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है ना, ईमानदारी से खुद से ट्राई करना। हाँ, तो कैसे निकाला जाएगा टी हाफ? हाँ, सबसे पहले क्या के का एक्सप्रेशन निकाले ना, सबसे पहले के का एक्सप्रेशन लिखो। के का एक्सप्रेशन में ct था ना, ct का मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम t। यदि हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 था, यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 था तो हाफ लाइफ के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाना चाहिए? C0/2 हो जाना चाहिए। समझ में आया? हाफ लाइफ का मतलब यही होता है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होने में जो समय लगता है उसे हाफ लाइफ कहते हैं। डेफिनेशन अब मैं लिखवाऊंगा नहीं यार, ऑलरेडी जीरो ऑर्डर में बता चुका हूँ हाफ लाइफ को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। द टाइम इन विच concentration of initial concentration of reactant gets reduced to half. Initial concentration of reactant gets reduced to half.
तो जो टाइम लगा इसमें उसी को हम लोग हाफ लाइफ कर देते हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ k इक्वल टू 2.303 log C नॉट अपॉन में सी टी बाय में टी। तो एट टी इक्वल टू टी हाफ, एट टी इक्वल टू टी हाफ, एट टी इक्वल टू टी हाफ सी टी का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए यार, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ सी नॉट बाई 2 हो गया यार, सॉल्व हो गया। अब देख ले यार, अब इसके आगे क्या मेरा काम नहीं, अब मैथ्स बच गया इसमें। यहाँ पे टी को टी हाफ से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि टाइम हम लोग टी हाफ मान चुके हैं। लॉग सी नॉट अब बाय में सी नॉट अपॉन में 2, ये सी नॉट से उड़ा दे, उड़ा दिए, क्या बचा देखो, k इक्वल टू 2.303 लॉग 2 अब बाय में टी हाफ। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया, टी हाफ इक्वल टू 2.303 लॉग 2 का वैल्यू याद है? यार याद नहीं है तो याद कर लो यार तुम लोग। log 2 का वैल्यू 0.30, एग्जैक्ट वैल्यू 3010 होता है, लेकिन आप 0.30 भी याद रख सकते हो। लॉग देखिए यार, कुछ लॉग का वैल्यू याद होना चाहिए, 0.4771, 0.48 भी याद रख सकते हो। log 5 का वैल्यू 0.6990 होता है, जिसको आप 0.70 भी याद रख सकते हो। ये सब लॉग का वैल्यू यार तुम लोग को याद होना चाहिए। इसका log 7 का वैल्यू 0.8451, जिसको 0.85 भी याद रख सकते हो। ठीक, तो ये लॉग का 4 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक, हो सकता है सवाल में ना दिया हो तो आप लोग खुद से भी ले सकते हो ये वैल्यू। तो टी हाफ का एक्सप्रेशन निकाला था, टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2.303 log 2 का वैल्यू 0.30, यदि यहाँ पे 0.30 रखते तो ये वैल्यू आता 0.693 अपॉन में k, और यही हो गया टी हाफ का एक्सप्रेशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन से यही दो एक्सप्रेशन ज़्यादातर आते हैं। जेईई और नीट की मैं बात करूँ ना तो ये के का एक एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन और ये टी हाफ का एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन याद है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर से यदि कोई सवाल आए तो बन ही जाता है मोस्टली बस। तो इसलिए ये दोनों तो फार्मूला सबसे, अब बोर्ड के लिए भी यही दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये टी हाफ का रिलेशन आप लोग यार नोट कर लो और याद भी कर लेना है साथ ही साथ। तो ये टी हाफ का एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो यार, यदि मैं जेईई मेन जेईई एडवांस की बात करूँ ना तो एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, क्या देखना, 2.303 log को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यार एक्स्ट्रा में, ठीक है ना, हो सकता है सवाल ऐसा कभी पूछ दिया जाए यहाँ से एक्स्ट्रा में, k इंटू टी हाफ का एक्सप्रेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.303 को ln2 लिख दूँ मैं, तो k इंटू टी हाफ इक्वल टू ln2, ln क्यों लिख दिया, log और 2.303 इंटू लॉग बेस 10, यहाँ पे बेस 10 है, 2.303 से मल्टीप्लाई गया मतलब बेस 10 है, तो इसको हमने ln लिख दिया। तो यहाँ से ln का मतलब बेस क्या e है, तो e इंटू के इंटू टी हाफ इक्वल टू, क्या चीज़ समझ में आया, लॉग का एक प्रॉपर्टी बताया था ना, जो बेस होता है बेस के पावर में ये चला जाता है, दिस इक्वल टू क्या बचता है 2। तो हो सकता है यार आजकल तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी बन गया, तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि वैल्यू ऑफ e का पावर k इंटू टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज क्वेश्चन मार्क। तो e इंटू के टू द पावर टी हाफ का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो यार याद कर लेना, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाए। क्लियर? तो यार ये सब हाफ लाइफ के बारे में भी देख लिया हमने, और ये वैल्यू यार याद रखना तुम लोग, 2.303 इंटू log 10 का वैल्यू 0.693 होता है। बहुत बार आप लोगों को यार ऐसा वैल्यू देखने को मिलेगा, तो इसका वैल्यू 0.693। अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए यार आप लोग 0.70 भी यार याद रख सकते हो, 0.70 बाई के, ठीक है। मान लो यार कोई लेंदी कैलकुलेशन जा रहा है और वैल्यू कट नहीं रहा है, तो ऐसे में इसको 0.693 को 0.70 ले लेना, ऑप्शन दूर दूर रहे तो। अब बहुत क्लोज ऑप्शन है तब तो फिर यार यही ले लेना, बहुत क्लोज है, अदरवाइज 0.69 को 0.70 तो लिखा ही जा सकता है ना। तो देख लेना जहाँ भी क्वेश्चन में जैसा लगे, आप लोग होशियार हो, बताने की जरूरत तो है नहीं। तो चलो यार ये हो गया लाइफ टाइम हाफ लाइफ भी देख लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देखेंगे, ठीक। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करके मैं लिख देता हूँ, नोट करके क्या लिखूंगा, टी हाफ, यदि मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ, तो टी हाफ क्या आ रहा था वहाँ, याद है, सी नॉट अपॉन 2k, मतलब टी हाफ जो था वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था।
लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेईई नीट एडवांस या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, तो इसको भी नोट करके लिख लो। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent of initial concentration। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना यार तुम लोग, ठीक है। टी हाफ का वैल्यू जो होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। अब ये सब जितना बताया ना, अब इसी पे बेस हम लोग कोई ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ्स भी यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो यार, हाँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कुछ ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार मैं अब ग्राफ पे आता हूँ नेक्स्ट, आप लोग नोट कर लो जो भी इंपॉर्टेंट लगे इसमें। तो देखो यार नेक्स्ट कुछ ग्राफ्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक। पहले तो कोशिश करना यार खुद से ग्राफ को ड्रॉ करने की उम्मीद है, बहुत सारे लोग कर देंगे, और भाई वाले स्टूडेंट को हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, कोई बात नहीं यार, मैं पहले बेसिक्स बता देता हूँ ग्राफ का, ठीक, जो की जरूरत पड़ेगा यहाँ। तो इसलिए सभी बच्चे एक बार देख ले यार ग्राफ से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पॉइंट। y इक्वल टू, जो कि इसमें यूज होने वाला है वही मैं बता रहा हूँ, y इक्वल टू ई टू द पावर x यदि कोई दिखता है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। कैसा होता है, ऐसा। याद रखना यार ये सब चीज आपको। x जब जीरो होगा, जब x जीरो कहाँ हुआ, ये x है ये y है। यदि x जीरो होगा तो e टू द पावर 0, y का वैल्यू क्या 1, इसका मतलब ये वाला वैल्यू कितना है 1। तो y इक्वल टू ई टू द पावर x, यदि y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x रहा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। x इक्वल टू, यदि यहाँ 0 पुट करूंगा, देखो यार ध्यान से, x इक्वल टू 0 तो अगेन e टू द पावर 0 अगेन 1, मतलब 0 पे ये वैल्यू 1 तो लेगा, लेकिन ये ग्राफ अब थोड़ा ऐसा होता है। मतलब ये ग्राफ देख रहे हो ऐसा, और ये ग्राफ ऐसा, मतलब प्लस x है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता जाता है y का वैल्यू, और माइनस x तो डिक्रीजिंग ग्राफ का वैल्यू घटता जाता है। ये चीज आपको बस ध्यान रखना है। अब यदि कॉन्सेंट्रेशन का बात हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कभी भी निगेटिव साइड हो सकता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव में एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं। तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ आएगा तो ये निगेटिव वाला पार्ट को हटा देंगे, ठीक है। चलो अब इसका क्या यूज है इस ग्राफ में, अब तुम लोगों को समझ में आएगा। तो एक एक करके, चलो ये रहने देता हूँ, मिटा ही देता हूँ इसे। अब सबसे पहले रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ है। तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, k इंटू ए टू द पावर 1। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, ct क्या बात हो रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन एट, देखो जहां भी कॉन्सेंट्रेशन केवल लिखा, इसका मतलब ct होता है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर दिया है, तभी आपको समझना है वो c नॉट की बात कर रहा है, अदरवाइज ct। तो रेट इक्वल टू k टू द पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, देख रहे हो ना। ग्राफ में जो y एक्सिस में दिख रहा है उसे y से रिप्लेस करो, जो x एक्सिस में दिख रहा है उसे x से रिप्लेस करो। कैसा ग्राफ आ गया, पावर 1 1 दोनों साइड लीनियर ग्राफ। y इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बहुत ही इजी था, कुछ था, कुछ नहीं था। यदि कुछ नहीं था तो यार रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ तुम लोग खुद से ड्रॉ करो, जरा करो खुद से ड्रॉ रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो देखो यार अब रेट इक्वल टू क्या होता है, k इंटू ए, लेकिन यार इसमें तो ये आया ही नहीं, ये आया क्या, नहीं आया ना, सॉरी टाइम आया क्या, नहीं आया। टाइम कैसे आएगा, तो क्या कर सकते हैं यार, रेट इक्वल टू k इंटू ए का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t ही तो है। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करवाया था याद है, ct को मैं क्या c नॉट e का पावर माइनस kt ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना यार, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जाओ यार देखो अभी डिराइव करवाया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे k इंटू सी नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इसको मैं समथिंग k डैश लिख देता हूँ, दिस इक्वल टू e का पावर माइनस kt। तो अब देखो यहाँ पे ग्राफ का नेचर कैसा हो चुका, r इक्वल टू k डैश इंटू ई टू द पावर माइनस kt। तो ये कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में मत सोचना, बस उसके बारे में क्या चल जाएगा वो मैं बता दूंगा। आर इक्वल यदि इसका ग्राफ का नेचर, बस नेचर देखो कि यार कैसा है, क्या स्ट्रेट लाइन आएगा, नहीं, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। आर इक्वल टू k डैश ई टू द पावर माइनस kt। यहाँ पे हमारा x कहाँ पे आएगा, देखो y एक्सिस में r है, रेट है ना, तो रेट को मैंने y से रिप्लेस कर दिया, x एक्सिस में टाइम है मतलब t को x से रिप्लेस कर देना है।
y और e के पावर में x चला गया, मतलब एक्सपोनेंशियल कर्व, माइनस साइन लगा, इसका मतलब डिक्रीजिंग वाला ग्राफ होगा, बस ये ध्यान रखना था। अब यहां पे ये वाला जो वैल्यू ये किसके बराबर होगा, तो ये वाला वैल्यू यदि हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए टाइम क्या हो जा रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो गया, 0। यदि टाइम 0 हो गया, देखो टाइम 0 कर दिया तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, e टू द पावर 0 1, मतलब r इक्वल टू किसके बराबर हो गया, k इंटू सी नॉट, यानी रेट का वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, k इंटू सी नॉट के बराबर। समझ में आया, ये k इंटू सी नॉट जो k डैश था उसका क्या मतलब सिग्निफिकेंट हो सकता है यार, ये वाला वैल्यू पूछ दिया जाए। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ डिक्रीजिंग क्यों, अच्छा ग्राफ एक्चुअली ऐसा होना था ना, इधर वाला पार्ट हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसीलिए एक्चुअली e का पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन नेगेटिव पार्ट को हटा देंगे क्योंकि टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चलो ये भी समझ में आ गया, देख लो यार थोड़ा सा बस यहाँ पे ग्राफ का नेचर को समझना है, बस नेचर समझ लो, उसके बाद कौन सा वैल्यू कहाँ पे होगा यार बता ही सकते हो। अच्छा इसमें यदि स्लोप पूछ दिया जाए, यही सब तो पूछा जाता है, स्लोप क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट k के बराबर हो जाएगा, m का है तो स्लोप। LNCT वर्सेस टाइम का ग्राफ अब ड्रॉ करना है, तो LNCT वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या हो जाएगा, तो पहले LNCT और टाइम के बीच रिलेशन पता है, देखो यार k इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई टी ln c नॉट अपॉन में ct, याद है, सॉरी ln नहीं, जब 2.303 लिखा तो यहाँ लॉग आएगा, और इसी चीज़ को 2.303 लॉग को ln भी लिख सकता हूँ c नॉट अपॉन में ct, और यहाँ पे 1/t। यहाँ से kt इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखते चलना यार, kt इक्वल टू क्या हो गया, ln c नॉट बाय ct। अच्छा ln c नॉट बाय ct को ln c नॉट माइनस ln ct लिख सकता हूँ, लॉगरिथम का यूज करके यार, बेसिक्स लॉगरिथम का रूल्स लग रहा है। तो यहाँ पे फिर आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln ct वर्सेस टाइम के बीच हमें रिलेशन देखना है ना, तो एक काम करो ln ct को उधर ले चले जाओ, ln ct पॉजिटिव हो गया, ये बच गया ln c नॉट माइनस में kt, दिख रहा है तुम लोगों को, ln ct इक्वल टू ln c नॉट माइनस kt। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, पहले तो नेचर कर्व टाइप का होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमें चेक करना है। तो बस करना क्या है, y एक्सिस में क्या दिख रहा है, ln ct, तो y एक्सिस में ln ct दिख रहा है, ln ct जहाँ भी दिख रहा है उसको y से रिप्लेस कर दो। x एक्सिस में क्या दिख रहा है, टाइम, तो जहाँ भी टाइम आएगा उसको x से रिप्लेस कर देंगे, ln c नॉट माइनस k इंटू टाइम यहाँ पे आया इसको। अब y और x में देखो तो पावर क्या है दोनों का 1 1, यदि दोनों का पावर 1 1 है इसका मतलब लीनियर, मतलब कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या जी समझ में आया? तो अब यदि स्ट्रेट लाइन होगा तो कुछ इसका स्लोप होगा, कुछ y इंटरसेप्ट होगा, तो स्लोप क्या होगा यार, माइनस के, क्या होगा माइनस के, तो माइनस के मतलब स्लोप कुछ ऐसा होगा, स्लोप हो गया माइनस के। y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो y इंटरसेप्ट क्या है, प्लस में ln c नॉट, मतलब ये वाला वैल्यू जो है वो ln c नॉट के बराबर है। यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आया? ln ct वर्सेस टाइम का ग्राफ जब ड्रॉ करना हो तो क्या करना पड़ेगा अपने को, देखिए हर एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग ये सब चीज़ समझना। और इसमें तो एक्स्ट्रा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना बस उसके अंदर ही क्वेश्चन आएगा, एकदम गारंटेड लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाने वाला है। जितना मैं यहाँ थ्योरी में बता रहा हूँ और जितना मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ ना, उसके बाहर आपसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। तो इसीलिए यार आप लोगों को जितना पढ़ाया जा रहा है उस नोट्स को अच्छे से पढ़ो, वीडियो को अच्छे से देखो, सब सवाल बन जाएगा, सवाल कहीं का भी हो। नेक्स्ट है लॉग ct वर्सेस टाइम का। अच्छा लॉग ct वर्सेस टाइम का क्या हो जाएगा यार, लॉग ct वर्सेस टाइम का, वहाँ ln ct था, यहाँ log ct, बस डिफरेंस देख रहे हो ना। तो चलो यार log ct का यदि ग्राफ बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो यही वाले एक्सप्रेशन में एक काम करो, मैं फोर्थ वाले के लिए कर रहा हूँ, ठीक। तो हमारे पास रिलेशन क्या, ln ct इक्वल टू ln c नॉट माइनस kt। ln को यदि मैं log लिखना चाहूँ तो 2.303 log, देखो थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, माइनस, अरे यार ऊपर नहीं समझ में आ रहा, उसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, ये तुम लोग नोट कर लेना ना, ठीक है ना, या मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, फिर कर लेना। हाँ देखो यही रिलेशन आता है ना, ln ct इक्वल टू ln c नॉट माइनस kt। चलो अब इसको मिटा देता, काम हो गया, काम होते ही अपना मतलब हुआ पूरा खत्म, खल्लास कहानी। चलो ln को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.303 log ct, दिस इक्वल टू 2.303 log c नॉट माइनस kt। समझ में आया? ln को तो बताएं, इसको एक काम करो 2.303 से डिवाइड मार दो, जैसे डिवाइड मारेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा,
यहाँ पे भी डिवाइड मारेंगे तो ये भी 1 बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2.3। अब मैंने क्या बताया तुम लोग का वाई एक्सिस में क्या है, लॉग सी टी है, तो जहाँ जहाँ लॉग सी टी दिख रहा है उसको वाई से रिप्लेस कर दो। देख लिया हम एक ही जगह करते जा रहे हैं, तुम लोग यार बच्चों की तरह मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है। और एक्स एक्सिस में टाइम दिख रहा है ना, तो टाइम को एक्स से रिप्लेस कर दो। चलो आ गया, रिलेशन कैसा आ रहा है, वाई का भी पावर बनाया, एक्स का भी पावर बनाया, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो क्लियर है। स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो माइनस में k बाई 2.303 हो जाएगा स्लोप। इसको ऐसा लिखूंगा मैं, स्लोप क्या रहा, माइनस में k बाई 2.303, इसका मतलब स्लोप निगेटिव, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, log c0, और स्लोप आ गया माइनस में k बाई 2। देखो यार दोनों में डिफरेंस देखना, यहाँ माइनस k था वहाँ माइनस k बाई 2.303, बस यही डिफरेंस था। तो होता है यार बहुत बार क्या होता है, ln ct log c2 डिफरेंस दिखता ही नहीं है, तो ये सब छोटी छोटी गलती नहीं करनी है आप लोग को, ठीक। ये ग्राफ क्या, इसमें और 2 ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं, 2-3 ग्राफ और इसमें हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। तो देखो यार नेक्स्ट ये 3 ग्राफ है, पहले यार खुद से कोशिश करना है तीनों ग्राफ ड्रॉ करने का। अब यार तुम लोग को बहुत हिंट कर दिया मैंने, अब तुम लोग यार खुद से करो, देखो यार तुम लोग से होता है या नहीं होता ग्राफ ड्रॉ। पहला ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, सेकंड है अल्फा वर्सेस टाइम, अल्फा कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, थर्ड क्या है टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। चलो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम वर्सेस टाइम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब सी या सी नॉट, हाँ सी, अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ चल, सी का वैल्यू क्या होता है यार बता, सी नॉट ई का पावर माइनस के टी। जो वाई एक्सिस में दिख रहा है उसको वाई से रिप्लेस कर दो, जो एक्स एक्सिस में दिख रहा है उसे एक्स से रिप्लेस कर दो। चलो वाई एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिखा, वाई से रिप्लेस कर दिए। एक्स एक्सिस में टाइम दिखा, इसको एक्स से रिप्लेस। वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ना, कैसा होगा कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व। अब एक्सपोनेंशियल कर्व इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो माइनस के एक्स है, कांस्टेंट से के से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर वही रहता है, नेचर चेंज नहीं होता है, तो माइनस के एक्स है तो डिक्रीजिंग होगा। अब बात आता है यार ये वाला वैल्यू कितना होगा, तो ये वाला वैल्यू के लिए टी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 0, टी 0 कर दो, पता चल जाएगा यार ये वाला वैल्यू टी 0 की है, मतलब एक्स 0, या यहीं पे टी 0 कर देता हूँ, ई का पावर 0 1, इसका मतलब सी नॉट, ई का पावर 0 1 ना, सी नॉट इंटू 1 सी नॉट, मतलब सी टी का वैल्यू सी नॉट के बराबर हो जा रहा है एट टी इक्वल टू 0। और ऐसे भी सोचा जब टी इक्वल टू 0 रहेगा तो यार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो होता है, इतना करने का क्या जरूरत है। हाँ तो बस थोड़ा आप लोग को इन डेप्थ समझाने की कोशिश कर रहा। हाँ अल्फा वर्सेस टाइम का ग्राफ, अल्फा वर्सेस टाइम के ग्राफ याद है रिलेशन, याद है कि नहीं याद है। देखो यार अल्फा क्या होता है, एक्स अपॉन सी नॉट, और एक्स क्या हो जाता था सी नॉट इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी। अब यार ये सब चीज़ तुम लोग देख लो खुद से, ठीक है ना, ये रिलेशन मैंने डिराइव किया था, देख लेना यार खुद से, मैं डायरेक्ट लिख दिया, कैसे डिराइव किया था फिर से रिप्ले कर लेना वीडियो। तो यहाँ से क्या आ गया रिलेशन, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी। चलो जो टाइम दिख रहा है, अच्छा अब ग्राफ क्या होगा, रिलेशन देख रहे हो माइनस के टी, तो वाई एक्सिस में अल्फा दिख रहा है, वाई से रिप्लेस करो 1 माइनस ई का पावर माइनस के एक्स। अब देखो ना नेचर में डिफरेंस कहाँ आएगा, यदि x या फिर ऐसा समझो t का वैल्यू यदि बहुत मैं लार्ज कर दिया, t का वैल्यू बहुत लार्ज कर दिया, तो इसको ऐसा समझना। अच्छा एक काम करता हूँ, इस पर बाद में आता हूँ, पहले इसको समझ लेता हूँ, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा उसे ये वाला आसान है, इसलिए इसको समझ लेता हूँ। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या आता था 0.693 अपॉन में यही आता था। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर टी हाफ डिपेंड करता था, नहीं करता तो टी हाफ का वैल्यू स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस। बहुत इजी था, क्यों इजी था, क्यों मैंने पहले ये बताया, समझ में आया ना। हाँ जो पहले इजी होता है ना उसको करना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, उसके बाद जो हार्ड सवाल है उसको करना होता है। चलो अब इस पे आते हैं, y इक्वल टू, या फिर इसी को देखता हूँ मैं, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई ई का पावर के टी। ग्राफ का नेचर यार वही एक्सपोनेंशियल कर्व होगा, ये चीज समझ लो। अब एक्सपोनेंशियल होगा, 1 माइनस आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा यार, तो देखो टाइम यदि बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा ई का पावर के टी। यदि ये वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, बहुत कम, और ये वाला वैल्यू बहुत कम हो गया तो 1 माइनस करेंगे तो वो वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा, वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो बढ़ जाएगा यार, ठीक है, हमको बढ़ जाएगा, ये तो सही है। तो ग्राफ अच्छा t इक्वल टू 0 पे पहले अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये चेक कर लो। t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू यदि 0 पुट करूंगा तो e टू द पावर 0 1, तो ये वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, मतलब t इक्वल टू 0 पे अल्फा 0 होगा। और समझ भी सकते हो यार, t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे अल्फा का वैल्यू 100% रिएक्टेंट है, डिसोसिएट किया ही नहीं, तो t इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 से 1 के बीच में होता है, तो यार 1 से वैल्यू बड़ा नहीं होना चाहिए। मान लो यार ये 1 है, ये 0 था, तो ग्राफ इसके और इसके बीच में ही होगा। अब क्या होगा, तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे तो देखना क्या चेंज हो जाता है। टाइम बढ़ाए तो ये वाला वैल्यू तो बढ़ेगा, टाइम बढ़ाए तो ये वाला वैल्यू बढ़ा, ये वैल्यू बढ़ा तो ये वाला वैल्यू कम हो जाएगा, और ये वैल्यू कम हुआ तो 1 माइनस है ना, ये वैल्यू यदि छोटा हो रहा है ना तो 1 माइनस वाला वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ से ग्राफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, और ये बढ़कर फाइनली जब t इन्फिनिटी हो जाएगा, सोचो t इन्फिनिटी हो जाएगा, t इन्फिनिटी तो ये 1 बाय इन्फिनिटी दैट इज 0, अल्फा इक्वल टू 1, मतलब इन्फिनिटी टाइम पे अल्फा का वैल्यू 1 को रीच कर जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट टाइम का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे बस इट विल अपीयर जस्ट टू टच 1, ठीक, एक्चुअली में होगा नहीं। तो समझ में आया, क्योंकि बता भी चुका यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्शन कंप्लीट होता है क्या? कभी नहीं होता। तो देखो यार ये सब सवाल एडवांस लाइक का है, एडवांस में पूछा जा सकता है। नीट वाले के लिए बेसिक इस तरह का ग्राफ हो गया, और ये सब ग्राफ जो सिंपल ग्राफ था ना वो सब पूछा जा सकता है। तो यार ये सब चीज़ एक बार आप लोग देख लेना। देखो यार ये वाला रिलेशन तो पूछा गया है, अल्फा और क्या बोलते हैं अल्फा का वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, एक्सप्रेशन, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम यार ग्राफ से पूछ दिया जाए सवाल, तो इसीलिए यार आप लोग एक बार अच्छे से इस चीज़ को देख लेना। क्लियर? तो यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हो गया अपना कंप्लीट। अब इस पर कुछ बेस्ट और हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं और इस पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, वो अब हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। वीडियो को अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है बच्चों? तो चलो यार आप लोग को जितना भी पढ़ाया गया पहले आप लोग यार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोबारा। तो अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।